हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं हैं, हम उन अभिक्रियाओं को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये जो चैप्टर है इसकी जितने भी नाम वाले अभिक्रियाएं हैं हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ सकते हैं। आइए, सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों सेम अभिक्रिया है, बस छोटा सा इसमें एक अंतर है। आइए समझते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया क्या है बेटा? जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा उच्च एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो उदाहरण है। तो हमारे पास उदाहरण है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ये हो गया RX। ये है एल्किल हैलाइड जिसको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, और हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं बेटा? सोडियम के साथ करा रहे हैं। अब हम सोडियम के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं और उपस्थिति किसकी रहती है यहाँ पर? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करवा रहे हैं। अब आप जानते हो कि सोडियम इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? NaX। तो यहाँ क्या बचेगा? R। और चूंकि R की एक संयोजकता खाली हो जाएगी तो इसका अस्तित्व दुनिया में रह नहीं सकता, इसीलिए हम यहाँ पर इसके 2 अणु ले लेंगे। चलिए, हमने इसके 2 अणु ले लिए, तो अब हमें Na भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। देखिएगा, अब हमारे पास 2 Na हो गए हैं, और अब आप देखिएगा कि ये दोनों के दोनों ऐसे निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक Na एक X NaX, एक Na एक X NaX, तो दोनों R जिनकी एक एक संयोजकता खाली रहेगी तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर R और R मिल जाएगा, और 2 क्या मिल गया? NaX। आइए इसी अब R का मान भर देते हैं। तो R के बदले में हमने ले लिया C2H5 और X के बदले में ले लिया Br। सेम C2H5 और यहाँ ले लिया Br, एथिल ब्रोमाइड, ये भी एथिल ब्रोमाइड। और इसकी क्रिया हम किससे करवा दे रहे हैं? सोडियम के साथ। हमने सोडियम के 2 अणु ले लिए हैं, या 2 परमाणु ले लिए हैं, सॉरी। और यहाँ हम ले लेंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। हमें क्लियर दिख रहा है कि क्या निकल जाएगा? ये एक Na और Br, NaBr और एक Na और एक Br, तो 2 NaBr प्राप्त होंगे, और C2H5 और C2H5 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा C4H10 प्लस 2 NaBr। और इस तरह से आप देखिएगा कि हमें उच्च एल्केन प्राप्त हुआ। हम दो परमाणु वाला तत्व लेकर चले थे, यौगिक लेकर चले थे, और हमें 4 परमाणु वाला यानी एक बड़ा एल्केन प्राप्त हुआ। इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया हुई? वुड्स अभिक्रिया। अब ध्यान रखिएगा कि यही अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कब बन जाएगी? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कब बन जाएगी? तो ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया तब बन जाएगी जब हम सोडियम की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? जिंक का। जिंक की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए एक जिंक 2 X को यानी 2 हैलोजन को अपने साथ जोड़ सकता है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? Zn और ये X। जिंक की संयोजकता 2 और X की 1। तो चलिए, ये हो गया ZnX2। तो इस तरह से बन गया, और ये हमें R और R प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर बात करें तो सोडियम को हटा के हम क्या ले लेंगे? जिंक। तो जिंक एक Br और ये Br, दोनों Br को जोड़ लेगा, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा ZnBr2। यहाँ जिंक की संयोजकता कितनी है? 2 और Br की 1, और इस तरह से हमको यौगिक प्राप्त होगा। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया में ये छोटा सा अंतर है। अब इसी अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे, आप समझ पाए होंगे। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम समझेंगे मार्कोनी-काफ का नियम। तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या था? आपके पास इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ।
मार्कोनिकॉफ का नियम और पेरोक्साइड प्रभाव, ये दोनों में छोटा सा अंतर है, हम उस अंतर को समझेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या लिखा हुआ आपके पास थ्योरी में बेटा, कि जब किसी असममित एल्कीन पर किसी यौगिक का योग कराया जाता है, किसी असममित एल्कीन के ऊपर जब हम किसी यौगिक का योग कराते हैं तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये उसकी थ्योरी है। हाँ बेटा, तो हम देख रहे थे मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या लिखा हुआ है, जब किसी असममित एल्कीन के द्विबंध पर हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HX का योग होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। आइए देखते हैं, एल्कीन का सूत्र आपको याद होगा CnH2n होता था। आइए सूत्र में हम 2 मान रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, C2H4 और देखिएगा इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक H, 2H, एक H और ये 2H। देखिए इसमें इस कार्बन से 2H जुड़े हैं, इस कार्बन से 2H जुड़े हैं, तो ये सममित है, ये भी कैसा है, सममित है। पर अब हम इसी सूत्र में 3 मान रख देते हैं तो C3H6 क्या संरचना बनेगी, 1, 2 और ये 3 और 2 कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आइए इसमें कितने H लगेंगे आपको पता है, 1H और 2H। यहाँ कितने H लगेंगे, 1 और यहाँ लगेंगे 3। अब याद करिए, देखिए इसमें जो द्विबंध है इस कार्बन से 2H जुड़े हैं और इस कार्बन से एक H जुड़ा है, तो इस द्विबंध को बोलेंगे असममित, क्योंकि इसमें जो दोनों कार्बन हैं इससे एक H जुड़ा है और इसमें 2H जुड़ा है, तो ये असममित है। जबकि ये कैसा है, सममित, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन हैं, इस कार्बन से 2H जुड़े हैं, इस कार्बन से 2H जुड़े, तो ये नियम सममित के लिए नहीं है, ये असममित के लिए। तो असममित का उदाहरण ये हुआ C3H6। आइए अब हम इसको खड़ा कर देते हैं। गौर करेंगे, असममित एल्कीन जैसे C3H6। आइए हम इसकी संरचना बना देते हैं। तो इसकी संरचना क्या बनेगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन और कोई भी 2 कार्बन के बीच में द्विबंध। यहाँ पर हम कितने H लगाएंगे, देखिए 2 बंध दिख रहा है तो एक H और ये एक H। इसमें कितना H लगेगा, एक H और इसमें कितने लगेंगे, 3 H लगेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसा ना लिखे हैं हम, देखिए हम इसको, चलिए ऐसा लिख लिया आपने, इसको बिल्कुल पास में लिख देते हैं। चलिए CH2, इसमें कितना, एक H है, एक H जोड़ दिया, इसमें 3 H है तो हम लिख देंगे CH3। आइए अब इसके ऊपर हम एक हैलोजन हैलाइड जैसे कि HBr का योग करा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें ये यहाँ से टूट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका ऋणात्मक भाग इस कार्बन से जुड़ने आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इन दोनों में एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई, तो पाई बंध क्या होगा, टूट जाएगा। तो आइए हम पाई बंध को तोड़ देते हैं, इस H को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब गौर करेंगे, ये वाला बंध टूट गया, जैसे ही टूटा तो दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता खाली हो गई। तो इस यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 और इसमें कितना है, 2, तो इसमें ऋणात्मक भाग आ जाएगा, मतलब हम यहाँ Br लिखेंगे तो H कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब बताइए H कितने हो गए यहाँ पर, 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, CH3 और इस Br को हम इस तरफ लिख देते हैं। चलिए अब आप देखिएगा, ये था प्रोपीन, ये कौन था, प्रोपीन, और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पहले या दूसरे के बीच में है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1इन। ठीक है, आइए अब देखिएगा, इसमें Br कहाँ जोड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 से, तो इसको क्या बोलेंगे, 1, 2 और ये 3,
टू ब्रोमो, और टोटल इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। ओके बेटा, ये कौन सा नियम हुआ, मार्कोनी-काफ का नियम। अब पराक्साइड प्रभाव, जिसको हम खराश प्रभाव या जिसको हम एंटी मार्कोनी-काफ नियम कहते हैं, वो क्या है। आप जानते हो कि अगर यहाँ पर इसी अभिक्रिया में अगर यहाँ पर बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति कर दी जाए, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति कर दी जाए, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। अब ये ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। आइए पुरानी स्थिति में वापस चलते हैं हम फिर से। ये हो गया हमारे पास में, गौर करिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ का द्विबंध टूटेगा। चलिए, बंध टूट गया, दोनों की एक एक संयोजकता खाली हो गई, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। यह है पराक्साइड प्रभाव, या जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी-काफ नियम। ये हो गया पराक्साइड प्रभाव। तो पराक्साइड प्रभाव के लिए यह है कि जब बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में हम किसी असममित एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। इसमें ज़्यादा है, इसमें कैसे हैं, कम। ध्यान रखना, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये तो भाग ही नहीं ले रहा है क्रिया में ये दो लोग भाग ले रहे हैं, तो इसके पास ऋणात्मक भाग आ जाएगा। मतलब यहाँ आ गया Br, तो H कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरह से यहाँ कुल H कितने हो गए, 2, और Br कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। अब देखिए, लंबी श्रृंखला है कार्बन की। एक नंबर पे कौन आ गया, Br, तो 1 नंबर पे कौन है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से ये हो गया आपका मार्कोनी-काफ का नियम, और इसको दूसरा क्या है, पराक्साइड प्रभाव। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। आइए इनको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इसकी थ्योरी को पहले देख लेते हैं। जब हेलो एल्केन को हेलो एरीन और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, तब अभिक्रिया द्वारा एल्किल बेंजीन बनता है। तो हमें 2 चीज़ लेनी है, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन। तो आइए हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों ले लेते हैं। तो हमारे पास हेलो एरीन के रूप में, अब देखिए गौर करेंगे, C6H5Cl है, और हेलो एल्केन के रूप में है CH3Cl। ठीक है बेटा, और दोनों की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम के साथ। आइए, और यहाँ पर उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर की। अब गौर करेंगे, एक Na है, एक Cl को लेके चला जाएगा, फिर ये Cl रहेगी, तो इसलिए हमें Na कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो अब बताइए पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से इस तरह से निकल गया NaCl। कितने NaCl निकलेंगे, 2। तो हमारे पास NaCl के 2 अणु निकल गए। अब हमारे पास क्या बचा, C6H5 और क्या बचा, CH3। तो पूरा का पूरा यौगिक क्या हो जाएगा, C6H5CH3, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं एल्किल, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो पूरा नाम हो गया एल्किल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम है टॉलोविन। ठीक है, अब देखिए, ऐसी अभिक्रियाओं को जब लिखा जाता है तो प्रायः जो बेंजीन रिंग वाली अभिक्रिया है उनमें हम लोग बेंजीन रिंग बना देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। हमने इस तरह से बेंजीन की रिंग बना दी और ये लिख दिया। अब देखिएगा, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो इसके बदले में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस तरह से हमने बेंजीन की रिंग बना दी, और ये क्या लिख दिया हमने, CH3। या इसको खड़ा करके भी लिख सकते थे हम, ऐसा करके। अगर ऐसा नहीं लिखना था तो हम ऐसा लिख सकते थे कि बेंजीन की रिंग को हम सीधा बना देते, और ये ऊपर कौन आ गया, CH3। इसको हम कहते हैं मैथिल बेंजीन या टॉलोइन। ठीक है बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया हुई, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो दोनों अणु हम लेंगे वो दोनों हेलो एरीन रहेंगे, मतलब दोनों बेंजीन रिंग वाले रहेंगे। तो आइए हम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं।
चलिए हमने यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग वाले यौगिक ले लिए। चलिए इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एक Na जो है, हाँ हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, अभी हमने देखा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, अब हम देखने जा रहे हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स को हटा देते हैं यहाँ से, फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए क्या होगा, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, 2 क्या निकल गए NaCl, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी। तो आइए देखते हैं, दोनों बेंजीन रिंग को हम आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह देखिए हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है, तो हम इस दोनों बेंजीन रिंग को बोलेंगे डायफेनिल। एक फेनिल ये है, एक फेनिल ये है, तो क्या बोलेंगे इसको, डायफेनिल। इस तरह से ये हो गई आपकी फिटिंग अभिक्रिया। आइए अब हम चलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया की थ्योरी क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि जब एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तब अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक या एरोमेटिक आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, जिससे तीव्र गंध उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं बेटा, C6H5NH2, ये है प्राथमिक एमीन। अगर हमने C6H5 लिया है तो ये हो गया एरोमेटिक, और मान के चलिए हमने ऐसी जगह C2H5 ले लिया या इस तरह का यौगिक ले लिया, तो इसको बोलेंगे एलिफेटिक। तो आइए हम एरोमेटिक से समझते हैं इसको। C6H5NH2 है, इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, और साथ में कौन है, KOH। और ये KOH कैसा है बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हाँ यहाँ हम गर्म करने का चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि KOH ये एल्कोहलिक है, मतलब ये अल्कोहल पी कर आया है। और जो अल्कोहल पी के आता है, दारू पी के आता है, वो क्या करता था, आपको याद होगा वो क्या करता था। अगर आपको अपनी क्लास याद हो तो हमने आपको क्लास में कहा था कि वो दारू पी के आया और क्या बोला था, मैं अंडा खाऊंगा। और अंडा खाऊंगा वो कहता था मैं क्षार हूँ, मैं केवल किससे क्रिया करूँगा, अम्ल से, मैं दूसरों से क्रिया नहीं करूँगा। तब आप देखिएगा कि हम इन दोनों यौगिकों से कोई अम्ल बाहर निकालेंगे, तो ये 2H, ये 1H और ये Cl, 3 Cl, कुल मिलाकर के क्या निकल जाएंगे, HCl। तो कितने HCl निकल जाएंगे, 3HCl निकल गए बेटा। अब बताइए इसके साथ क्रिया कौन करेगा, KOH। अब बताइए जब 3 HCl हैं तो KOH भी कितने लगेंगे, हमको 3 लगेंगे, हम यहाँ 3 लिख देंगे। आइए अब क्लियर दिख रहा है कि ये निकल गया KCl, एक के एक Cl, एक के एक Cl, एक के एक Cl, कुल मिलाकर के 3 KCl निकल गए, और H और OH से क्या बन जाएगा, पानी। तो अब आप देखिएगा हमारे पास निकल गया KCl, कितने अणु निकले इसके, 3, और साथ में क्या बनेगा, पानी, वो भी कितना बनेगा, 3, क्योंकि 3 H हैं और 3 OH हैं। तो हमारे पास बचा क्या क्या देखते हैं, C6H5N, और क्या बचा, C, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो यौगिक आ गया हमारा C6H5NC। हम इसको क्या बोलते थे, फेनिल, और NC को क्या बोलते थे, आइसोसाइनाइड। तो ये बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड। इसके बनने से अत्यंत दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आइए अब देखते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया या राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो रीमर टीमैन या राइमर टीमैन अभिक्रिया की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को पहले हम देख लेते हैं। रीमर टीमैन अभिक्रिया।
आपके पास इसकी सबकी थ्योरी लिखी हुई है, आपके पास आपके नोट्स तैयार हैं, मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो आइए रीमर टीमैन अभिक्रिया देखते हैं। क्या थी इसकी थ्योरी? इसकी थ्योरी थी जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब अभिक्रिया द्वारा ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये थी आपकी कौन सी अभिक्रिया? रीमर टीमैन अभिक्रिया। आइए तो सबसे पहले हम फिनॉल ले लेते हैं। हमने फिनॉल लिया, ये हमारे पास फिनॉल आ गया, ये OH लगा दिया हमने फिनॉल। इसको हम किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्या बेटा? NaOH या फिर KOH के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। चलिए तापमान कितना है? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात तो क्लियर दिख रहा है बेटा, Na है और कौन है? Cl है। क्या निकलेगा? NaCl। चूँकि यहाँ 3 Cl है तो यहाँ एक Na है, तो हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा? इसको 3 लेना पड़ेगा। आइए हम लिख देते हैं NaOH, NaOH और ये NaOH। हाँ बेटा ये कौन है? CHCl3। तो आइए इसको लिख देते हैं CH और ये 1 Cl, 2 Cl और ये 3 Cl। ठीक है बेटा। आइए अब हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें यहाँ क्या निकालना है? NaCl। तो चलिए ये निकल गया NaCl, ये निकल गया NaCl और ये निकल गया NaCl। अब आप गौर करिए कि NaCl तो निकल गया, अब इस कार्बन के 3 क्लोरीन चले गए तो इसकी 3 संयोजकता क्या हो गई? खाली। इसकी 3 संयोजकता खाली हो जाएगी, 1 से H जुड़ा हुआ है और 3 कौन आ जाएंगे बेटा? OH। जब एक कार्बन के साथ में 3 OH आ जाएंगे इस तरह से, तो आपको शायद याद हो हमने आपको बताया था कि एक कार्बन से कभी भी 2 OH नहीं जुड़ सकते, नहीं तो वो अस्थाई हो जाता है। यहाँ तो 3 जुड़ गए हैं तो यौगिक क्या हो जाएगा? अस्थाई। अतः यहाँ से क्या निकलेगा? जल का अणु। तो आप गौर करिए, देखिए ये क्या निकल गया बेटा? पानी का अणु। अच्छा, ये सब लोग मिलके बेंजीन रिंग पे क्या कर रहे हैं? हमला। तो यहाँ से बेंजीन रिंग से क्या निकलेगा? H। यहाँ से निकल गया H और वो H आ गया यहाँ पर, ये भी क्या बन गया? पानी। तो बताइए कुल मिलाकर कितने पानी निकल गए बेटा? 2। तो बताओ आपके पास क्या बचा? CHO। आपके पास बचा CHO और इस तरह से यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा? CHO। तो अब देखिए हमारे पास जो यौगिक आएगा वो इस तरह का होगा। ऊपर कौन है बेटा? OH और यहाँ पर कौन आ गया? CHO। इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, क्योंकि ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो स्थिति है। इसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। आइए उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको रीमर टीमैन अभिक्रिया समझ में आई होगी। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद में सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है? ये बहुत ही सरल अभिक्रिया है। सैंडमेयर अभिक्रिया की थ्योरी को हम देखते चलते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया। देखिए सैंडमेयर अभिक्रिया की थ्योरी क्या कहती है कि जब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ गर्म किया जाता है तब अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आइए, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5N2Cl। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसे करके। परीक्षा में कोशिश करिएगा कि आप बेंजीन रिंग बना करके लिखा कीजिएगा। ये हो गया N2Cl। हाँ, इसको हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं बेटा? CuCl और HCl के साथ। चलिए CuCl और HCl के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है, यानी ये जो नाइट्रोजन है ये निकल जाएगी। तो चलिए नाइट्रोजन बाहर आ गई, नाइट्रोजन बाहर आ गई तो केवल क्या बचा? C6H5 और Cl। तो इस तरह से हम लिख देंगे C6H5Cl, या इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख देंगे CuCl अपॉन HCl। ठीक है, नीचे गर्म करने का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से N2 निकल गई तो हमारे पास बेंजीन की रिंग बची, उससे कौन जुड़ी हुई है? Cl, और ये कौन हो गई? N2। ये हमने यहाँ पर N2 लिख दिया। अब ऐसा लिखना उचित नहीं लगता, इसलिए बेंजीन रिंग को खड़ा कर देते हैं। तो चलिए बेंजीन रिंग को हमने खड़ा कर दिया ऐसे करके, ऊपर जोड़ दी Cl और ये बन गया आपका C6H5Cl। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन।
आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। तो बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। गौर करेंगे बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया की थ्योरी क्या है हमारे पास में। चलिए बोरोडीन हुंसडीकर, चलिए बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया हम देखने जा रहे हैं। थ्योरी कहती है जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। आइए हम देखते हैं हम क्या है। हमारे पास है वसा अम्ल का सिल्वर लवण। गौर करेंगे इसका सूत्र होता है RCOOAg। इसकी क्रिया हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं और यहाँ पर अक्रिय विलायक कौन है बेटा, CCl4। जब हम ये क्रिया कराएंगे हम, ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होगा बेटा, गौर करेंगे यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा और कौन सी गैस बाहर आ गई, CO2 बाहर आ गई। तो क्या बचा, हाँ ये हो गया। और साथ में गौर करेंगे यहाँ पर Ag किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ। तो एक Ag और एक Br निकल गया तो हमारे पास दूसरा यौगिक आ गया AgBr। अब गौर करिए यहाँ पर एक Br बची है और यहाँ क्या बचा है, R, तो क्या बन जाएगा RBr। अब इसी को हम मान भर के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मान लो C2H5 ले लिया हमने, C2H5COOAg प्लस Br2, ये हो गया CCl4। अब गौर करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे, हमने ये CO2 गैस निकाल दी और एक Ag के साथ एक Br को भेज दिया तो क्या बचा, C2H5 और यहाँ क्या बचा, Br। तो यौगिक आ गया C2H5Br प्लस CO2 और प्लस AgBr, तो यह हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अच्छा अब इसका नाम देख लीजिएगा, इसमें कुल कार्बन कितने हैं, 3, 2 और एक, ये 3, तो इसको बोलेंगे प्रोप, ठीक है ना। और ये चूंकि एस्टर है, CO एस्टर, तो पूरा नाम हो जाए, एस्टर का प्रत्यय क्या होता था, ओनेट, तो प्रोपियोनेट, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे और इसको बोलेंगे ओनेट। और ये सिल्वर है तो पूरा नाम सिल्वर प्रोपियोनेट। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बेटा। अगली अभिक्रिया का नाम है फिल्केस्टीन अभिक्रिया। फिल्केस्टीन अभिक्रिया क्या है, फिल्केस्टीन अभिक्रिया, फिल्केस्टाइन अभिक्रिया। चलिए गौर करेंगे इसकी थ्योरी क्या है, हम देख लेते हैं। इसकी थ्योरी कहती है कि जब सोडियम आयोडाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा हैलोजन तत्वों का विनिमय होता है और अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। आइए हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं C2H5Br प्लस NaI, तो हमने ले लिया C2H5Br, ये एल्किल ब्रोमाइड है, हम इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, Na के साथ कौन चला जाएगा, Br, तो क्या बन गया NaBr, और C2H5 के साथ कौन जाएगा I, तो हो गया C2H5I और प्लस NaBr। इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड, यानी चूँकि एल्किल खानदान का है तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने का ये एक नया तरीका है, ठीक है बेटा। ये था फिल्केस्टाइन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग हाफमैन विधि। हाफमैन विधि को अब हम समझेंगे। बेटा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसकी अगली अभिक्रियाओं को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है।